नमस्कार, प्राइमेट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज प्राइमेट 4 में आपको दिखाएंगे नदी का रौद्र रूप। डूब गया सब कुछ, बचा नहीं अब कुछ। देश की अलग अलग शहरों की सैलाबी तस्वीर दिखाएंगे। इसके साथ ही दिखाएंगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का क्या है टारगेट। प्लान पूरी खबर विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के मदरसे में क्यों हुआ मासूम का मर्डर, पूरा भेद खुल गया। वीडियो सबूत के साथ आपको दिखाएंगे डिटेल रिपोर्ट, और दिखाएंगे आपको लैंड जहाज का फॉर्मूला कैसे हुआ डिकोड, कैसे किया जा रहा है लैंड जहाज। पूरी खबर विस्तार से अब से कुछ ही देर में आपके सामने होगी। देश दुनिया की बहुत सारी खबरें होंगी, लेकिन बात कर लेते हैं पूरे देश की नजर कोलकाता पर। कोलकाता रेप मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट आया। सीबीआई सूत्रों से यह बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। कोलकाता में सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट किया प्रेसिडेंसी जेल में। 2 और भी लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। कल 4 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। कुल 7 लोगों की इजाजत मिली थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सीबीआई लगातार मामले की जांच कर रही है। सीबीआई आज मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट करा रही है, और ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है इसी जेल कोलकाता के इसी प्रेसिडेंसी जेल में कराया जा रहा है। सीबीआई की टीम ने इससे पहले बाकायदा यहां पर सेटअप किया, मशीनें लगाई, और उसके बाद आज जो है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कल जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष सहित 4 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो गया था। 2 और लोगों का आज पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है इस पूरे मामले में, जिसमें से कहा जा सकता है कि 4 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो चुका है, जबकि 3 लोगों का आज जो है वो किया जा रहा है, ताकि पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए सीबीआई इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ सके। जाहिर तौर पर सीबीआई का ये कहना है कि मामले की जांच में कई तरह की समस्याएं सीबीआई के सामने आ रही थी, जिसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए सीबीआई इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही है, और यही वजह है कि ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो किया जा रहा है। संजय राय जो है वो इसी जेल में बंद है। सेल नंबर 21 में बताया ये जा रहा है कि संजय राय यहाँ पर बंद है। न्यायिक हिरासत में संजय राय है। संजय राय से भी सीबीआई ने पूछताछ किया है। साथ ही साथ तमाम जो इस पूरे मामले के किरदार हैं उनसे पूछताछ किया गया। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही है। आरजी के अस्पताल घोटाले मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कोलकाता समेत 15 जगहों पर छापेमारी की गई है और जारी है ये छापेमारी। अस्पताल प्रशासन से जुड़े लोगों के घर पर यह रेड किया गया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी रेड हुई। फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर पर छापा मारा गया। सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ के घर पर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता को लेकर यह एक्शन लिया गया है। तो आरजी के अस्पताल में सीबीआई की टीम मौजूद है। आरजी के अस्पताल के एडमिन ब्लॉक की भी जांच की जा रही है। एडमिन ब्लॉक में संदीप घोष का ऑफिस था, तो घर में भी जांच और जहां पर दफ्तर था वहां भी जांच। वाइस प्रिंसिपल से भी सीबीआई ने जानकारी ली है। अस्पताल के स्टोर रूम में टीम ने जांच की है। यह बड़ी खबर आपके सामने, तस्वीरें देखिए। सीबीआई टीम का एक्शन, संदीप घोष का घर और जहां दफ्तर था वहां भी जांच है, यानी कहीं कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का एक बड़ा बयान सामने आया। कहा कई जगहों पर छापेमारी हुई है, पूरा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। सब जगह में छापा पड़ रहा है, ये पूरा करप्शन बाहर आएगा। जो इसके साथ युक्त है, जो इसमें इन्वॉल्व है, सबको सजा मिलेगी। वित्तीय अनियमितता के मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है, और सूत्र के मुताबिक खबर है कि सीबीआई मामले के विसल ब्लोअर का बयान दर्ज कर सकती है। विसल ब्लोअर अख्तर अली ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। एसआईटी ने भी दर्ज किए थे अख्तर अली के बयान। अख्तर अली ने ही हाईकोर्ट में इस मामले को उठाया था। अख्तर अली को हटा दिया गया था यहां से।
दिल्ली की बात कर लेते हैं। एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दिल्ली में मदरसे के अंदर एक बच्चे की हत्या होती है। कितने साल का बच्चा? 5 साल का बच्चा। उसी के साथियों ने उसे मार डाला। और क्यों मार दिया? छुट्टी चाहते थे मदरसे से, तो इसकी हत्या कर देते हैं, मदरसे में छुट्टी हो जाएगी। 3 नाबालिग आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सोचिए, मदरसे में छुट्टी करवाने के लिए 3 बच्चों ने अपने साथी को मौत के घाट उतार दिया, जो 5 साल का था। जिन्होंने मारा वो उससे थोड़े उम्र में बड़े थे। हैरान करने वाला मामला। तीनों आरोपियों ने यह बात खुद पुलिस को पूछताछ में बताई है और निर्ममता से हत्या की गई है। निर्ममता से। दयालपुर का ये मदरसा है। मदरसे का नाम अगर आप देखेंगे तो तालीम उल कुरान जो है ये इस मदरसे का नाम है। और ये बाबू नगर जो ओल्ड मुस्तफाबाद है, यहाँ पर ये मदरसा है। और यहीं पे लगभग 250 बच्चे पढ़ते थे, जिसमें से 150 बच्चे बताए जा रहे हैं कि वो बाहर के थे और 100 बच्चे दिल्ली और आसपास के इलाके के थे। यहीं पे 5 साल के जो बच्चे हैं उसकी मौत हो जाती है। बाद में ये पता चलता है कि दरअसल ये मौत उसी की साथियों के कारण हुई है। जो 3 इसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे, उन्होंने मार मार कर इस बच्चे की हत्या कर दी। और कारण अगर आप सुनेंगे तो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस मौत के पीछे कारण क्या था, हत्या के पीछे का कारण क्या था। दरअसल इन बच्चों ने ये बताया, जो पकड़े गए हैं 3 नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 9 और 11 साल बताई जा रही है, इन्होंने ये बताया कि उस बच्चे ने जिसकी इन्होंने हत्या की है उसने इनको अपशब्द कहा था। और इसके अलावा इनको ऐसा लगा था, जो बच्चे पकड़े गए हैं उन्होंने बताया कि अगर ये बच्चा मर जाता है, इसको ये मार देंगे तो मदरसे की छुट्टी जल्दी हो जाएगी और ये अपने घर जल्दी पहुंच पाएंगे। आप सोचिए, इस कारण से इन तीनों बच्चों ने, जो नाबालिग बच्चे पकड़े गए हैं, इन तीनों ने मिलकर इस 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जब जांच शुरू की, जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तब जाके ये मामला खुला। तब जाके पता लगा कि ये तीनों नाबालिग बच्चे जो हैं वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस ने अब तीनों बच्चों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और भी कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और किसके किसके रोल को इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये भी जांच की जा रही है। दयालपुर के मदरसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कई लोग मदरसे से अपने बच्चों को वापस ले गए हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा क्यों ले गए? न भारत पर महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया कि मेरा बेटा अगर इस मदरसे में रहता तो मर जाता, यह महिला कह रही है। महिला ने मदरसे को लेकर जो बातें बताई वो चौंकाने वाली। महिला ने मदरसे के मौलानाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। आप खुद सुनिए इस महिला को। मैडम, आप ही के बच्चे इसमें पढ़ते थे? जी, ये रहा मेरा बच्चा। आपने ले लिया बच्चों को अपने? हाँ, मैंने ले लिया, बहुत पहले ले लिया। अच्छा हुआ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरा बच्चा पहले ही निकल गया, वरना मेरा बच्चा हाथ से निकल जाता अगर यहाँ रहता तो। इस हालत में गया है मेरा बच्चा कि मेरा अगर 1 हफ्ते रुक जाता ना तो शायद मैं इसकी बॉडी लेके जाती यहाँ से। ऐसा बच्चा गया है मेरा यहाँ से। क्या हुआ था बच्चे को? क्या हुआ था? इसको बुखार था, इसके बारी बारी बदन पर पूरे दाने थे। तो इनको मतलब ये बताओ, फोन करना था नहीं करना था कि आपका बच्चे बीमार ले जाओ? इन्होंने कोई कॉल नहीं करा। वो अचानक से हम ही खुद ही बच्चे के लिए कुछ पढ़ा के लाए थे। मैंने कहा चलो मिल जाएंगे। ये रोने लगा, पापा मुझे लेके चलो, मुझे चाहे 1 दिन के लेके चलो। इसके पापा ने इसकी हालत देखी, कह रहे इसकी हालत देख कितनी बुरी हो रही है, इनका फर्ज नहीं बनता था फोन करने का। इस पर तरस खा के हम खुद ले गए। 1-1.5 घंटा हमने इनसे बहस करी, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं दे रहे थे। ये 2-3 घंटे यहाँ खराब करने के बाद सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में टाले चले जा रहे थे कि हाँ अब आएंगे जब आएंगे। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद मैं अपना बच्चा यहाँ से लेके गई हूँ, जबरदस्ती खुद लेके गई हूँ मैं। नहीं तो ये बच्चा मुझे मेरा नहीं दे रहे थे। अंदर हालात ठीक नहीं है बच्चों के? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के खिलाफ। और एक ही नहीं, उस दिन बहुत सारी कंप्लेंट आई हुई थी, मगर उस दिन कोई सा भी ना बाप ना बेटा यहाँ हाजिर नहीं हुआ ऑफिस में। बहुत सारे लोग उनकी कंप्लेंट लेके आए हुए थे। और एक और आई हुई थी, उसका भी बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, कम से कम 1.5 महीने से, वो भी लेके गई, मैं भी लेके गई अपने बच्चों को। देखिए, एक माँ है जो बता रही है कि इनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए बिल्कुल यही इतने हाथ पैर हो गए थे इसके, बिल्कुल पतले पतले। ये तो अब बहुत मोटा, समझ लो इसको। 1 हफ्ते बाद मेरे हाथ में नहीं आता मेरा बच्चा, अगर मैं यहाँ छोड़ती तो इसे। बिल्कुल, ये छोटा बच्चा है, समझिए, इसी मदरसे में पढ़ता था। और इनकी माँ बता रही हैं कि क्या स्थिति हो गई थी इस बच्चे की जब इस मदरसे में था। इसकी तबीयत बहुत खराब थी और मदरसे से कोई सूचना भी नहीं दी गई थी इस बच्चे के बारे में कि इसकी तबीयत खराब है। और परिवार वालों को ऐसे वक्त पे बताया भी नहीं गया था। जो मौलाना है, जो संचालक है इस मदरसे के, उन्होंने किसी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया था। और ये देखिए, परिवार वाले बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं उनके हालात किस तरीके से थे। इन्होंने अब अपने बच्चे को निकाल लिया है, अपने बच्चे को लेके जा रही हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं।
ये मुस्लिम महिलाएं मदरसे पर कार्रवाई की बात कर रही हैं, मौलानाओं पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन मौत के बाद कैमरे से भागता देखा मदरसा संचालक। न भारत के सवालों से दुम दबाकर भागा मदरसा संचालक जब सवाल पूछते रहे उससे। मदरसे के अंदर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर कोई भी बात करने से साफ मना कर दिया। अगर कुछ गलत नहीं किया तो बात कीजिए ना। कुछ नहीं बोलेंगे, ये मदरसा आप ही चलाते हैं? कौन चलाता है मदरसा? कुछ बताएंगे? देखिए, कोई भी बात करने से यहाँ पे कतरा रहा है। मौलाना साहब कुछ बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे, ये मदरसा आप ही चलाते हैं? कौन चलाता है मदरसा? कुछ बताएंगे? देखिए, कोई भी बात करने से यहाँ पे कतरा रहा है। मौलाना साहब, असम में एक बार फिर से लैंड डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गर्मा गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद एक बड़ा खुलासा किया। अब सोचिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जब एक बड़ा खुलासा करता है तो उस बात के क्या मायने होंगे। जमीन अतिक्रमण के लिए गतिविधियों का एक पैटर्न है। लैंड जिहाद टूल किट को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा। पहले घुसपैठ करते हैं, फिर हिंदुओं के खिलाफ अपराध करते हैं। नगांव वाला मामला आपको याद है ना, एक नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप। तो पहले घुसपैठ, फिर हिंदुओं के खिलाफ अपराध, और फिर घुसपैठ के बाद यही लोग अपने घरों में गौवंश खाने लगते हैं। मंगलदोई, बारपेटा में ऐसी चीजें होती हैं। ये सीएम कह रहे हैं। মাইন্ডছেটটো একে নহয়। প্ৰথম এজন সোমাই লয় আৰু এজন সোমোৱাৰ পিছতে তাতে বিশেষ ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী এটা বা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণী এটা খোৱা আৰম্ভ হয়, তেতিয়া ওচৰৰ মানুহবোৰ নিজে আঁতৰিব আৰম্ভ কৰে। ই এটা পুৰা পেটাৰ্ণ হয়। প্ৰথমতে গাঁৱত এজন মানুহ সোমাই ল'ব, দুজন মানুহ সোমাই ল'ব, তাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ব নালাগে যে তাতে গো ভক্ষণ আৰম্ভ হয়। লাহে লাহে আমাৰ মানুহবিলাক নামঘৰত যোৱা মানুহ, ধৰ্মত যোৱা মানুহ, ঘৰত আলোচনা আৰম্ভ হয় যে ইয়াত কেনেকে থাকো। লাহেকৈ তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰম্ভ কৰে। বৰপেটা, মঙলদৈত এইবিলাকে ঘটনা ঘটি আছে। প্ৰথমতে দুজন মানুহ সোমালে, এতিয়া মানুহজনকতো আমি আইন মতে বাধা দিব নোৱাৰো যে আপুনি ঘৰত এইটো খাব সেইটো নাখাব। তেওঁলোকে ঘৰত এটা বিশেষ গো ভক্ষণ কৰিলে, চামৰা বা কিবা এটা বস্তু বাহিৰত পৰিলে। লাহে লাহে গাঁৱৰ কাষৰ বিধৱা মানুহগৰাকীয়ে খবৰ পালে যে ইয়াততো আমাৰ গাঁৱত গৰু আহি সোমালে, গৰু খাইছে। পুতেকক কয়, বাবা মই ইয়াত থাকিব ইচ্ছা নাই দে, মোক লৈ যা। তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। তাৰপিছত লাহেকৈ য'ত নামঘৰত ভাদ মাহৰ নাম হৈছে, তাত লাহেকৈ আজান আৰম্ভ হয়। তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে কয় যে যা, ইয়াত আৰু থাকিব নালাগে, মাটিখিনি বাবা বিক্ৰী কৰ। এনেকেইতো বৰপেটা, নলবাৰী, ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাক ওলাই ওলাই গুচি আহিলে। अब देखिए, घुसपैठ कहिए, घुसपैठ या लैंड इंक्रोचमेंट कहिए, डेमोग्राफी की चेंज कहिए, या पॉपुलेशन कास्ट रेशियो कहिए, डिफरेंस कहिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बीते कुछ महीनों से लोगों की जुबान पर सुनाई देने लगे हैं। तो सियासी गलियारों में भी इन लफ्जों की चर्चा है। संसद में मुद्दा उठ चुका है। देश के लिए बेहद खतरनाक बताया गया है। खुद मुख्यमंत्री खुलासा कर रहे हैं। लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। डींग गैंगरेप कांड का भी टोलकिट कनेक्शन बताया, वो भी बेहद चौंकाने वाले अंदाज में। तो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बड़ा बयान। असम को बचाने के लिए भूमि कानून लेकर आए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, लोग जितना भी मुझे गाली देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। असम के लिए सही नहीं है डेमोग्राफी चेंज। कुछ मैं क्या कर पाता हूँ, लोग तो माइनॉरिटी बन ही रहा है। अभी लैंड लॉस कुछ लाया हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, एक कैंडल होता है, वो तो सूरज नहीं हो सकता है ना। मैं खुद जल सकता हूँ, और जब तक जल के खत्म नहीं होता हूँ तब तक रोशनी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो कभी सूरज तो नहीं हो सकता हूँ ना। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। काफी उसके लिए चैलेंजेस भी है, तकलीफ भी है, प्राइवेट पर्सनल काफी तकलीफ है। उसके लिए मैं, मेरा फैमिली सबको गाली देता है लोग, अपना भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन सहन रहा हूं। आगे राष्ट्र के नासिक से ये बड़ी खबर आ रही है। नासिक में बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। गोदावरी नदी में उफान से कई हिस्से डूब गए। तेज बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है। तटीय इलाकों में बने मंदिर गोदावरी में डूब गए हैं। नासिक में गोदावरी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। इस वक्त वो तस्वीरें देखिए, ये जो आप देख रहे हैं हनुमान जी,
जिस छाती को फाड़कर हनुमान जी ने सीने में भगवान श्री राम माता सीता की मूरत दिखाई थी, वहां तक देखिए पानी आ चुका है। महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीर है। मंदिरों के हाल देखिए, यहाँ धर्म ध्वजा लहराती है शान से, वहां तक पानी पहुंचने पर आमादा है। पीछे देखिए, गोदावरी में मंदिर डूब गए हैं, मकानों में पानी भर गया है, सड़क पर दरिया है। यह हालात महाराष्ट्र के नासिक में है। तस्वीर आपके सामने है, मां गोदावरी रौद्र रूप में है। हमारे यहाँ नदियों को मां कहा जाता है, पूजा जाता है, और इसीलिए जब इस तरह से तेज बहाव आता है तो कहते हैं रौद्र रूप, यानी गुस्से में है। चलिए एक बड़ी खबर गुजरात से आपको दिखाते हैं। गुजरात में वलसाड़ में भारी बारिश के चलते जलभराव होता है। कई बस्तियों में बारिश का पानी भर जाता है। जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि घरों में पानी घुस गया है, तो ऐसे में परेशानी बढ़ना तो लाजमी है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर आपके सामने। भारी बारिश से जल जमाव हो रहा है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। गुजरात के वलसाड़ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गुजरात की तस्वीरें आपने देख ली है। अब आपको मध्य प्रदेश के मैयर में लिए चलते हैं। बड़ी खबर मैयर से आ रही है। बारिश के चलते नदी नालों में उफान। उफनती नदी में बाइक के साथ एक शख्स बह गया, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। कहा जाता है लोगों से बार बार कि भाई सावधानी बरतिए, लेकिन लोग सावधानी बरतते नहीं है। बाइक का बैलेंस बिगड़ा, सैलाब में बह गया। गनीमत रही इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसको बचा लिया। गांव के लोगों ने बाइक और शख्स दोनों को रेस्क्यू किया। ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से। पानी का बहाव देखिए कितना तेज है। सब लोग वहां पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ये देखिए बाइक से शख्स जा रहा है, लेकिन नहीं, एक नीली शर्ट वाला देखिए उसको बचाने के लिए कैसे कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी बाइक नहीं छोड़ रहा था। बाइक से पार करने की कोशिश करता है, लेकिन जान अधर में लटक जाती है। और आइए अब आपको बिहार लिए चलते। बिहार के जहानाबाद से बड़ी खबर। नदियों में उफान से शहर में बाढ़ है। दरदा और जमुना नदी में उफान आ गया है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। जाफरगंज और अंबेडकर नगर इलाकों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ा। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इन इलाकों से लोगों ने घर खाली करना तक शुरू कर दिया। नदी में उफान के चलते कई रास्तों पर सैलाब बह रहा है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पानी को पार करते नजर आए। यह आज सुबह की तस्वीर है, बाकायदा हमने लिखा भी हुआ है ताकि आप समझ लें। बाढ़ बारिश से क्या हाल है यहाँ पर हो गए हैं, ये आप देखिए। और फिर भी ना जाने ये लोग पार क्यों कर रहे हैं, बेहद खतरनाक है। ऐसे में आप थोड़ा सा बहाव और आप पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगे, फिर घर वाले ढूंढते रहेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से एक बड़ी खबर चलिए हम आपको बताते हैं। मंदाकिनी नदी में उफान पर एक शख्स फंस गया। उफान था नदी में, लेकिन शख्स पार करने की कोशिश कर रहा। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर हुआ। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी, सारे सेफ्टी गियर्स थे इसके पास। हेलमेट लगाया हुआ है, कहीं पत्थरों से सर न टकरा जाए, और लाइफ जैकेट भी ये पहना हुआ है। एसडीआरएफ ने सैलाब के बीच रेस्क्यू किया। नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है ये शख्स। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग बाकायदा खींचा गया इससे। देखिए वहाँ पर कितने लोग एसडीआरएफ के मौजूद हैं। और ऐसे ही विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू किया जाता है जब लोग फंस जाते हैं। मंदाकिनी नदी इस वक्त उफान पर है। लगभग देश की सभी नदियां उफान पर हैं क्योंकि पानी जोरदार बरस रहा है। पहाड़ों में तो जब बादल फटता है तो ऐसे में नदियां और खतरनाक रूप ले लेती हैं। करना की मांग पर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, वो भी बहुत जोरदार तरीके से। राहुल गांधी का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ये मनोज तिवारी कह रहे हैं। उनकी जात पूछने पर उनको गाली लगती है। सत्ता से बाहर आने पर मछली की तरह तड़प रहे हैं, ये मनोज तिवारी कह रहे हैं। उनका मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है
कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। अगर राहुल गांधी जी से जात पूछा जाए तो उनको लगता है कि गाली दिया गया है, तो फिर दूसरे की जात पूछते हैं तो वो भी तो गाली हुई। तो वो सबको गाली देना चाहते हैं और अपने को उससे बचाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। कांग्रेस ने फिर से जातिगत जनगणना पर जोर दिया। वंचित और पिछड़े लोगों की जनगणना राहुल गांधी चाहते हैं, ये कांग्रेस कह रही है। जातिगत जनगणना राजनीतिक मुद्दा नहीं है। प्रमोद तिवारी की तरफ से भी ये कहा गया, वंचित और पिछड़े लोगों की जनगणना करना चाहते हैं राहुल। राहुल गांधी समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या देश के रहने वाले जो लोग हैं जनगणना चाहते हैं। जब जनगणना हो जाए जाति आधारित, तो उसके बाद जो वंचित, शोषित या समाज में पिछड़े हैं, इनको उनका अधिकार मिले जिससे वो वंचित हैं। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए और वो उदाहरण सच्चाई का 100% आईना है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर इससे मेरा राजनीतिक नुकसान होता है, हो जाए, पर ये मेरे लिए राजनीतिक मिशन नहीं, मैं अपना घाटा सह लूंगा राजनीतिक, लेकिन इस मिशन से कदम नहीं खींचूंगा। हम सैल्यूट करते हैं राहुल गांधी के इस कमिटमेंट को। तो राहुल गांधी पर पूर्व कांग्रेस नेता यानी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी को कोई चपरासी की नौकरी नहीं देता, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। नेहरू खानदान के कारण राहुल की इज्जत है। आचार्य प्रमोद कृष्णन, सच बात यह है कि राहुल गांधी अगर नेहरू खानदान में पैदा ना हुए थे, नेहरू गांधी खानदान में पैदा ना हुए थे, तो कोई उन्हें चपरासी की नौकरी पर नहीं रखता। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष, इसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता बना लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस विपक्ष का नहीं हो सकता। तो मध्य प्रदेश का बयान आया, बहनों बेटियों की पीड़ा को मैं समझता हूं, समझ रहा हूं। पीएम मोदी कह रहे हैं, लखपति सम्मेलन का मौका था जब पीएम मोदी ने मंच से कहा, और यह भी कहा कि दोषियों को मदद देने वाले बचने नहीं चाहिए। महिला अत्याचार पर अब कड़ी सजा, महिलाएं EFIR दर्ज करा सकती हैं। लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी
और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। कर लेते हैं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के घोषणा पत्र पर विवाद हो गया। महबूबा ने कल जारी किया था पीडीपी का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की गई है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पीडीपी। कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी का भी वादा किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। केंद्र शासित प्रदेश के स्पेशल स्टेटस से जुड़े आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के प्रयास और पाकिस्तान से ट्रेड दोबारा शुरू करने का वादा किया। कि जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसकी उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले, रावलाकोट भी और यहाँ से उड़ी भी। तो इसलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है उसका पुल है 370 और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया ना। ये जो आज बीजेपी वाले जिन्होंने सेपरेटिस्ट लीडरों को जेल में भर के रखा है, इनके जो सबसे बड़े लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, उन्होंने यासीन मलिक से बात की, उन्होंने मीरवाइज से बात की, उन्होंने शबीर शाह से बात की। तो आज उन्हीं लीडरों को जेल में डालने से तो मसला हल नहीं होता ना। इंजीनियर रशीद को फिर वोट नहीं मिलते, वो भी तो प्लेबिसाइट बोलते हैं। अमित शाह का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को करारा जवाब देखने को मिला। 370 भारत के संविधान से पूरी तरह नष्ट हो गया, इतिहास था भाई। ये कह रहे हैं भविष्य में 370 की कोई जगह नहीं है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया। एनसी, पीडीपी, ये लोग अपने घोषणा पत्र में बात कर रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, 370 अब हमारे संविधान में से नष्ट हो चुकी है और फ्यूचर में भी इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। वो मैं देश की जनता को, कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का निशाना। महबूबा मुफ्ती के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का घोषणा पत्र एक जैसा है। हालांकि मैंने पहले कह दिया था, लेकिन कविंद्र गुप्ता भी कह रहे हैं घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं कभी पूरे नहीं होंगे, ये अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी किया, वहां पर भी 370 की बात कही गई। 24 तारीख को पीडीपी ने घोषणा पत्र जारी किया, महबूबा मुफ्ती ने, उन्होंने भी इसकी बात कही। लेकिन दोनों घोषणा पत्रों का एक जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कि हो ही नहीं सकता भविष्य में। पहले तो पीडीपी का जो मैनिफेस्टो है वो कॉपी पेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जो पॉलिटिकल सफर, जो पत्थरबाज है, उनको नाम दिया गया है, उनको छोड़ेंगे, झंडे धो होंगे, संविधान अलग बनाएंगे, 370 वापस लाएंगे। इस प्रकार की बातें जो ना कभी होने वाली हैं ना कभी होंगी, और ना जानते हुए भी कांग्रेस भीख मांगने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के घर में जाती है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है, विपक्ष का नेता आता है। अब महबूबा ने भी यही आवाज़ उठानी शुरू की है कि हम इन शर्तों पर करने को तैयार हैं। हम जम्मू कश्मीर का स्टेटस वापस लाएंगे, जो कि इनके हाथ में कुछ है नहीं। पाकिस्तान से बात करने की वकालत करती हैं। परिवारवाद है सभी में, चाहे वो राहुल की फैमिली हो, चाहे फारूक उमर की फैमिली हो, चाहे महबूबा भाई की फैमिली हो। अभी ये इल्तिजा अपनी बेटी को उसके लिए रास्ता बनाना चाहती हैं, कोई भी रास्ता उसके लिए अपनाएंगी।
एजेंडा कुछ नहीं, सिर्फ वही अलगाववाद, वही आतंकवाद के समर्थक, पाकिस्तान के समर्थक, उस प्रकार की भाषा इनकी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के डर से तीनों पार्टियां कहीं भी इकट्ठे होने को तैयार हैं। तो आगे टॉप 50